हो गया ऑन? ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, ऑटोसोमल और कौन से सेक्स लिंक डिसऑर्डर के ऊपर। तो इसके ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले हेडिंग लिखें, क्वेश्चंस फॉर ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्वेश्चंस फॉर ऑटोसोमल डिसऑर्डर। इसको टच मत होना, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए, अ वुमन सफरिंग फ्रॉम SCA मतलब सिकल सेल एनीमिया। वुमन सफरिंग फ्रॉम SCA मैरी विद अ कैरियर मैन, what percentage of offspring will be affected? What percentage of offspring will be affected? क्वेश्चन नंबर 1 करें सॉल्व सभी लोग। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? कितना? 50%। ठीक है, और कोई? देखो, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो तो उसको हमेशा थोड़ी थोड़ी टुकड़ों के फॉर्म में पढ़ो। जैसे पहले लिखा हुआ है क्या, वुमन सफरिंग फ्रॉम SCA। तो हालांकि हम लोग बोलते हैं कि इस तरह का जो इंडिविजुअल होता है वो तो मर जाता है, वो तो पॉपुलेशन में मिलेगा ही नहीं। पर क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो भगवान है हमारा, उसने जो बोला हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। तो एग्जामिनर ने बोला कि ये लेडी है जिसको ऐसी है और इसकी शादी होती है, और शादी किससे होती है? एक कैरियर मैन से होती है। तो बताओ इसकी ऑफ स्प्रिंग के अंदर अफेक्टेड बच्चे कितने होंगे? तो यहाँ से हमेशा क्या कंट्रीब्यूट होगा? स्मॉल ए। इधर से क्या आएगा? कैपिटल ए। और क्या आएगा? तो ये वाला जो पर्सन है ये तो नॉर्मल होगा। अफेक्टेड कौन होगा? ये वाला ना। तो इसमें अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? तो आप बोलोगे 50%। ठीक है बेटा, इसको टच मत होना, ठीक है। जाओ बॉडी को सबसे पीछे चले जाओ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। सॉल्यूशन बाद में लिख लेना आप लोग, सॉल्यूशन बाद में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, अ नॉर्मल कपल हैड ए SCA चाइल्ड, SCA सिकल सेल एनीमिया। अ नॉर्मल कपल हैड ए SCA चाइल्ड, what would be genotype of parents? What would be genotype of parents? क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन लिखिए, कैपिटल ए कॉमा स्मॉल ए, कैपिटल ए। तीसरा ये है ऑप्शन, एंड फोर्थ वन इज करिए क्वेश्चन सॉल्व। ये बोल रहे कि कपल नॉर्मल है और उनका जो बच्चा है उसको सिकल सेल एनीमिया है है ना। तो पेरेंट्स का, कपल का जीनोटाइप क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो, इनका बच्चा भी सिकल सेल एनीमिक होगा, सही बात है। इनका बच्चा भी सिकल सेल एनीमिक होगा, सही बात है। और इनका बच्चा भी सिकल सेल एनीमिक होगा, सही बात है। इनका बच्चा कभी स्मॉल ए हो ही नहीं सकता है, तो मतलब सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं। अब ऑप्शन हमारे पास क्या बचा? 1, 3 और 4। पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कपल कैसा है? नॉर्मल है। और इस केस में अगर देखो तो कपल तो खुद अफेक्टेड हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 भी होगा नहीं। इसमें देखो तो ये एक पर्सन जो है वो कैसा होगा? अफेक्टेड होगा, तो ये ऑप्शन भी होगा नहीं। तो इस केस में देखो क्या है कि कपल दोनों कैसे? नॉर्मल है, और उनका बच्चा कैसा है? सिकल सेल एनीमिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। सॉल्यूशन बाद में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉर्मल कपल हैड ए SCA चाइल्ड, अ नॉर्मल कपल हैड ए SCA चाइल्ड, probability that
द सेकेंड चाइल्ड इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम, द सेकेंड चाइल्ड इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम SCA विल बी। ऑप्शन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, पहला ऑप्शन 0%, दूसरा 25%, तीसरा 50% एंड चौथा 100%। 0, 25, 50, 100। क्वेश्चन करें सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व। आपको क्या बोला गया था कि एक कपल कैसा है, नॉर्मल है, और उनका बच्चा क्या है, पहला बच्चा जो है सिकल सेल एनीमिक है। तो दूसरे बच्चे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो, कपल नॉर्मल है, इनका जो पहला बच्चा है वो कैसा है, सिकल सेल एनीमिक है। तो ये पहला बच्चा क्या कहना चाहता है कि इसके पेरेंट्स कौन, दोनों कैसे, हेट्रोजाइगस है। पहला बच्चा ये कह रहा है कि इनके पेरेंट्स कैसे, हेट्रोजाइगस है। तो इससे हमारे पास पेरेंट्स का जीनोटाइप तो आ चुका है ना। अब इनका जब दूसरा बच्चा होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो, यहाँ से गैमेट्स क्या बनेंगे, ये बनेंगे। तो चाहे पहली बार हो, चाहे दूसरी बार हो, चाहे तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, हर बार प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब गैमेट्स तो, मतलब जाइगोट तो आपके पास 4 तरह के बनेंगे, पर क्या चारों के चारों बच्चे एक साथ पैदा हो जाएंगे? चारों बच्चे तो एक साथ थोड़ी ना पैदा होंगे, है ना। तो ह्यूमन के केस में तो क्या होता है, एक बार में एक ही बच्चा या 2 बच्चे पैदा होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन चारों में से हम लोग बोलेंगे कि बच्चा कौन सा पैदा हुआ, ये वाला। तो बताओ इसके पैदा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। 1/4 मतलब कितना हो गया, 25% हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, तीसरा बार जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी सिकल सेल एनीमिक होने की प्रोबेबिलिटी अगेन 25। चौथा बच्चा पैदा होगा तब अगेन 25। तो अगर आपको बोले ना कि पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, और एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन एग्जामिनर चाहता है कि आपको मुफ्त के नंबर मिल जाए, तो वो क्या करेगा, सीधा आपको बोल देगा कि उसके तीसरे बच्चे की सिकल सेल एनीमिक होने की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए कि 25% दी हुई है। तो बताइए उनका जो 7वां बच्चा पैदा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है, सेम। तो इसमें एक नोट डाल के लिख लेना कि पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, जो भी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हर बार प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो लिखो इसको। चलो उसके बाद आप अगला क्वेश्चन लिखिए। अ नॉर्मल कपल हैड ए SCA चाइल्ड। अ नॉर्मल कपल had a SCA child. The next three children are suffering from SCA will be. ऑप्शन लिखें, 1/4, 1/8, 1/16 and 1/64. क्वेश्चन नंबर 4 करें क्वेश्चन सॉल्व सभी लोग, लगाएं अपना दिमाग।
गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको क्या बोला गया है कि कपल कैसे है, नॉर्मल है, नॉर्मल कपल, और उनका बच्चा कैसा है, सिकल सेल एनीमिक है। तो अब ये बच्चा कहना चाहता है कि इनके जो पेरेंट्स है वो कैसे, हेट्रोजाइगस है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इनके 3 बच्चे हुए, पहला बच्चा भी सिकल सेल एनीमिक है, दूसरा भी सिकल सेल एनीमिक है, और तीसरा भी क्या है, सिकल सेल एनीमिक है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन सेम बनेगा। तो बताओ पहले बच्चे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। अच्छा, पहले बच्चे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। दूसरी बार भी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/4। तीसरी बार भी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1/4। आप एक काम करें, इन चारों को मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आंसर आया, 1/64। क्योंकि देखो एक ऑब्वियस सी बात है बेटा कि 3 बच्चे पैदा हुए और फिर तीनों के तीनों सिकल सेल एनीमिक हो, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी कि घटेगी? मतलब ये कैसे होगा बेटा कि बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने वाला बच्चा लड़की हो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, है ना। और फिर आप बोलो कि नहीं वो आगे जाके डॉक्टर भी बने, तो 10th क्लास में उसको साइंस लेनी होगी। अब 10th क्लास में 3 सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो फिर उसमें से साइंस पिक करे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। पर साइंस में भी एक मैथ्स होता है और एक बायोलॉजी होता है, उसमें से भी वो बायोलॉजी पिक करे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2, है ना। और फिर उसके बाद उसका नीट एग्जाम क्वालिफाई हो और नहीं हो, तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी कितनी, 50-50% है ना। एंड देन फिर जाके वो क्या बनेगी, डॉक्टर। तो जितनी ज़्यादा आप टर्म्स एंड कंडीशन लगाते जाओगे बेटा, प्रोबेबिलिटी उसमें घटती जाती है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि बेटा जब 3 आपको पूछा कि 5 बच्चे पैदा हुए और पाँचों के पाँचों सिकल सेल एनीमिक हो, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपको घटते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, नहीं आपको 3rd बच्चा नहीं पूछा उन्होंने उन्होंने पूछा 3 बच्चे। क्वेश्चन पढ़े ध्यान से। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में 3rd बच्चा, 2nd बच्चा पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या पूछ रही हूँ, 3 चिल्ड्रन है। अगला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। Cystic fibrosis is a autosomal recessive disease. Cystic fibrosis is a autosomal recessive disease, but affect only 10% of individuals. But affect only 10% of individuals, comma, heterozygous couple will produce, heterozygous couple will produce affected offspring in what percentage? Affected offspring in what percentage? ऑप्शन लिख लें। पहला ऑप्शन 1/10, सेकंड 1/20, थर्ड 1/40 और चौथा ऑप्शन 1/4। 1/10, 1/20, 1/40, 1/4। करें क्वेश्चन सॉल्व। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या हुआ, देखो आपको क्या बोला गया है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और वो भी रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो पता ही है, होता ही है ना। वो बोल रहा है कि इसमें बट अफेक्ट 10% इंडिविजुअल, उन्होंने बोला कि हेट्रोजाइगस कपल है, तो ऐसे लिख दिया। अब इनका जो बच्चा है वो, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे। अब मुझे बताओ कि इसके पैदा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, मतलब 25% है। पर क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसा आप आगे जाके MBBS में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन, है ना, जीन के पेनिट्रेशन। अब तक आपने सिलेबस में जितना भी टॉपिक पढ़ा है ना, उसमें हमेशा आपने 100% पेनिट्रेशन पढ़ा है। मतलब जीन आपके पास है तो उसका, डिजीज़ वाली जीन अगर आपके पास है तो उसका इफेक्ट आता है, हमने कोई उसमें प्रोबेबिलिटी कम नहीं करी थी। बट
अब ये वाला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जीन तो है पर उसका मन नहीं है तुमको बीमार करने का, है ना। मान लो कि उसका जीन तो है बट उसका मन कितना है, तुमको कितना % बीमार करने की कैपेसिटी रखता है वो 10%। परसेंटेज को हटाओगे तो कितना आ गया, नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा। तो जहाँ पे पहले प्रोबेबिलिटी 25% आनी चाहिए थी या 1/4 आनी चाहिए थी, बट वहीं पे जीन का मन नहीं है तुमको बीमार करने का, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/40 हो जाएगी। कोई परेशानी इसमें, ठीक है, ओपन कर दो, ठीक है, लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा इसको टच नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। हीमोफीलिया नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी is an autosomal dominant gene, is an autosomal dominant gene but affect only 20% population, 20% population, comma, a heterozygous man marry with a normal woman. What percentage of offspring would be affected? हेमोफीलिया नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है और एक हेटेरोजाइगस मैन की शादी एक नॉर्मल वुमन से होती है। तो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर जीन का पेनिट्रेशन 20% है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व करें। ऑप्शन 1/10, 1/20, 1/40 और 100%। क्वेश्चन की पहली लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना। अब एक ऑब्वियस ही बात है बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो क्या है, एक ऑटोसोमल क्या दिया हुआ है, डोमिनेंट है। नहीं दिया होता तब भी आपको पता होता कि ऑटोसोमल क्या है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अब मुझे बताओ कि जब जीन डोमिनेंट होता है तो उस कंडीशन में अफेक्टेड कौन कौन होगा। तो बात नहीं करे बेटा, क्योंकि डिजीज़ कॉजिंग जीन कैसी है, डोमिनेंट है। डिजीज़ कॉजिंग जीन कैसी है, डोमिनेंट है। और डोमिनेंट अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। तो ये पर्सन अफेक्टेड होगा बट ये वाला पर्सन क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब आपको ये तो सारी चीज़ें पता है ना। अब इन्होंने बोला है कि हेट्रोजाइगस मैन की शादी, हेट्रोजाइगस मतलब इसको डिजीज़ है, इसकी शादी एक नॉर्मल वुमन से होती है। और नॉर्मल वुमन का जीनोटाइप क्या लिखूँ मैं, स्मॉल ए। तो अब इसमें पूछा है कि अफेक्टेड बच्चे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे मुझे बताओ इधर से कौन आएगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए। इधर से हमेशा क्या कंट्रीब्यूट होगा, ये। अब मुझे बताओ इसमें अफेक्टेड कौन होगा, ये क्या होगा। और अफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। चाहे नॉर्मल की पूछे तब भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 ही होगी, क्योंकि दोनों का 50-50% है ना। पर इन्होंने बोला है कि
जीन तो है, पर वो चाहते नहीं है कि बीमार करे ही करे तुम्हें, है ना। पॉपुलेशन में उसका पेनिट्रेशन आपको कितना देखने को मिलता है, 20%। तो 1/2 का 20% ले लो, तो परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। तो 20 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कट गया, है ना, 2 से 2 कट गया, तो बच्चा कितना आंसर, 1/10। आसान था, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखिए आप क्वेश्चन। An albinic child can produce, an albinic child can produced when पहला ऑप्शन, both the parents are homozygous normal, both the parents are homozygous normal. Second, both the parents are normal, both the parents are normal, but their grandparents are albinic, but their grandparents are albinic. तीसरा, mother is albinic, mother is albinic, but father is homozygous normal, mother is albinic but father is homozygous normal. चौथा ऑप्शन, father is albinic, father is albinic but mother is homozygous normal. करें क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, पहला ऑप्शन बोलो, क्या बोला हुआ है, बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस नॉर्मल। इनका बच्चा कभी भी स्मॉल ए हो सकता है क्या, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन क्या है, फादर होमोजाइगस नॉर्मल है और मम्मी कैसी है, एल्बिनिक है, तो इनका बच्चा कभी स्मॉल ए हो सकता है क्या, है नहीं हो सकता है। चौथा ऑप्शन, पापा एल्बिनिक है बट मम्मी होमोजाइगस नॉर्मल है, तो इनका बच्चा भी कभी स्मॉल पैदा नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि दोनों कपल नॉर्मल है, मैं इसका ऑप्शन यहाँ लिख रही हूँ ना, तो दोनों कपल कैसे है, नॉर्मल है। अब हमें ये नहीं पता है कि होमोजाइगस नॉर्मल है कि हेट्रोजाइगस नॉर्मल है, तो मैंने दूसरा वाला ब्लैंक छोड़ रखा है, ठीक है। अब इनका बच्चा कैसा होना चाहिए, सिकल सेल एनीमिक होना चाहिए। अब दिया हुआ है कि इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो कैसे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स तो कैसे एल्बिनिक है, तो इसका मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से तो हमेशा स्मॉल ए आएगा ही आएगा। ग्रैंड पेरेंट्स जो है, चाहे पापा हो, चाहे दादा हो, दादी हो, चाहे नाना हो, नानी हो, हमेशा कंट्रीब्यूट करेंगे क्या, यहाँ पे स्मॉल ए कंट्रीब्यूट तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स क्या कह रहे हैं कि जो कपल है वो कैसे हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सेकेंड। चलो अगला न्यू पेज पे हेडिंग लिखिए, क्वेश्चंस फॉर सेक्स लिंक डिसऑर्डर। और पहला ही क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया हुआ है, ये मेरे पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में भी आया था, उसका आंसर 0% मुझे याद था, ठीक है। पहला ऑप्शन लिखिए, अ नॉर्मल मैन मैरी विद अ कैरियर वुमन फॉर हीमोफीलिया पूरा मत लिखना, HAE डॉट। अ नॉर्मल मैन मैरी विद अ
carrier woman for hemophilia, comma, the probability of affected daughter would be. The probability of affected daughter would be. करें क्वेश्चन सॉल्व. तो ध्यान रखना, हीमोफीलिया पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स लिंक डिसऑर्डर होता है और वो भी कैसा, रिसेसिव. ठीक है, आप करें क्वेश्चन सॉल्व. तो इस बार ए से नहीं काम करना है. जब ऑटोसोम के क्वेश्चन सॉल्व करनी हो तो कैपिटल ए स्मॉल ए यूज़ करना होता है, पर जब सेक्स लिंक डिसऑर्डर हो तो यहाँ पे XX और XY क्रोमोसोम मतलब जेंडर डिफाइन करना पड़ेगा आपको. ठीक है, लिखिए. चलो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देती हूँ. दिया हुआ है कि नॉर्मल मैन. ठीक है, अब नॉर्मल मैन कैसा होता है, ऐसा होगा, क्योंकि हीमोफीलिया एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ये तो नॉर्मल हो गया. अब कैरियर वुमन है. कैरियर वुमन का मतलब ये ऐसी होगी, ये फीमेल भी नॉर्मल होगी बेटा. जो क्वीन विक्टोरिया हमने पढ़ी थी वो कैरियर थी, उसको खुद को तो बीमारी नहीं थी. ठीक है, अब इनका जब बच्चा पैदा होगा, इनका जो बच्चा पैदा होगा तो यहाँ से गैमेट्स क्या बनेगा, कैप ये, और यहाँ से गैमेट्स क्या बनेगा, देखो यहाँ बच्चे जो है मोस्ट ऑफ गलती करते हैं इस जगह पे. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ने पूछा क्या है, अफेक्टेड डॉटर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. किसी का आंसर 1/4 आया है. तो बेटा आप सन को क्यों देख रहे हैं, जब आपको पूछा है कि डॉटर के बारे में पूछा है ना. अब ये तो कोई डॉटर है नहीं, ये तो सन है ना, तो इनको काट दें यहाँ से. बच्चा कौन, फीमेल ना, तो ध्यान रखना इसको देखिए आप, तो इसमें तो कोई फीमेल है ही नहीं अफेक्टेड, है ना. नहीं, ये नॉर्मल होती है. रिसेसिव के केस में ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है और ये नॉर्मल होती है, बट ये क्योंकि कैरी करती है एक डिफेक्टेड जीन जो आगे जाके ट्रांसमिट करती है नेक्स्ट प्रोजेनी को ना, दैट्स व्हाई इसको कैरियर बोलते हैं हम लोग. तो हेट्रोजाइगस कंडीशन को हम लोग रिसेसिव डिसऑर्डर में कैरियर बोला जाता है ना. तो आंसर कितना हो जाएगा, 0%. कोई परीक्षा नहीं. तो क्वीन विक्टोरिया जो खुद थी ना वो ऐसी थी, पर इसकी जो लड़कियां थी वो सभी नॉर्मल थी. तो हीमोफीलिया हुआ किसको था, उनके लड़कों को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी, लड़कों को प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी हीमोफीलिया होने की. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें. अ मैन मैरी विद अ कैरियर वुमन फॉर हीमोफीलिया, comma, probability that both the sons are affected will be. Probability that both the sons are affected will be. पहला ऑप्शन 0%, दूसरा 25%, तीसरा 50% एंड चौथा 75%. 25%, 50%, 50 वाली गलत है बेटा, सोचिए क्यों. 100% ऑप्शन ही नहीं है. वही सेम क्वेश्चन है. देखो नॉर्मल मैन है, कैरियर वुमन है. अब इस बार आपको पूछा लड़कों का, लड़की का नहीं ना, तो इसका और इसका पूछे है. तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब आपको पूछे डॉटर तो सिर्फ डॉटर को देखें, जब आपको पूछे सन तो सिर्फ सन को देखें. ठीक है, अब ये तो कोई सन है नहीं तो इनको हटाओ यहाँ से. ठीक है, सन कौन से, ये वाले ना, इसमें ये वाला सन नॉर्मल होगा और ये वाला क्या होगा, अफेक्टेड होगा. तो पहले के अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2. पर उन्होंने बोला कि उनके कितने लड़के हुए, 2 लड़के हुए. तो बताओ दूसरे की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 ही तो रहेगी भाई. दूसरी बार यही तो सेम गैमेट्स बनेंगे, यही सेम कॉम्बिनेशन बनेंगे. जब दूसरा बच्चा पैदा होगा तो उसमें लड़के होने की प्रोबेबिलिटी वापस कितनी हो जाएगी, 1/2 नहीं हो जाएगी, है ना. तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, 1/4, या फिर आप लिख सकते हो 25%. क्या 100% नहीं होगा बेटा,
100% के लिए तो फिर पापा भी हीमोफिलिक होने चाहिए। और बाय द वे जब पापा खुद हीमोफिलिक होंगे तो वो खुद ही मर जाएंगे, है ना। तो पॉपुलेशन में जनरली आप लोगों को एक्स लिंक चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, आपको मेल थोड़े कम ही अफेक्टेड देखने को मिलते हैं क्योंकि वो तो मारे जाते हैं ना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ नॉर्मल कपल, ठीक है, आज हम बहुत सारी शादियां करवाएंगे, हम पंडित जी बन गए। अ नॉर्मल कपल ब्रैकेट में बोथ देयर फादर्स वर हीमोफिलिक, बोथ देयर फादर वर हीमोफिलिक, ब्रैकेट क्लोज, विल प्रोड्यूस अफेक्टेड सन्स, नहीं इस बार डॉटर कर दो, विल प्रोड्यूस कैरियर डॉटर इन व्हाट प्रोबेबिलिटी, कैरियर डॉटर इन व्हाट प्रोबेबिलिटी। उन्होंने बोला कि 2 लड़कियां हुई है, नहीं 2 नहीं है, कैरियर डॉटर एक ही पूछा है ना। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? चलो मैं कर देती हूँ। इधर देखो, बोला गया नॉर्मल कपल है और हीमोफीलिया है। मतलब हीमोफीलिया कैसा होता है? एक्स लिंक डिसऑर्डर है, कपल नॉर्मल है, तो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। बट इन्होंने दिया कि बोथ देयर फादर वर हीमोफिलिक, इसके भी पापा हीमोफिलिक थे और इसके भी पापा क्या थे? हीमोफिलिक थे। अब मुझे बताओ, लड़के के पास जो एक्स आता है वो कहाँ से आता है? मम्मी से कि पापा से? पापा से तो वही आता है। ये कह रहा है कि इसका एक्स तो इसके पास नहीं आया है क्योंकि ये वाला एक्स जो है इसकी मम्मी से आया होगा, ठीक है। और मम्मी के पास हमारी कोई जानकारी नहीं है, तो आप मान के चलना कि वो नॉर्मल है, ठीक है। इधर देखो, तो इसको एक एक्स क्रोमोसोम मम्मी से मिलता है, एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से मिलेगा? पापा से मिलेगा। तो ये कहना चाहता है कि इसमें ये लड़की कैसी है? कैरियर है। लड़की कैसी है? कैरियर। मैंने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पढ़ाया था। अब इसके बाद इनकी अगर मैरिज होती है तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरह से गैमेट्स बनेंगे और फिर इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब आपको पूछा गया है कि कैरियर डॉटर, तो बेटा ये तो डॉटर है नहीं, तो इनको हटाओ यहाँ से, है ना। ध्यान रखना, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ यही करते, 1/4 कर देते और इसको भी एज अ डॉटर काउंट कर लेते हैं। ये डॉटर नहीं है बेटा, सन है, ठीक है। डॉटर कौन हुआ? सिर्फ ये दो। इनमें से कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक है ना, तो मतलब कितना हो जाएगा? 1/2, या फिर आंसर हो जाएगा कितना? 50%। कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन लिखे, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप सॉल्यूशन वहाँ से लिख लेना। अगला क्वेश्चन, अ नॉर्मल कपल हैड ए SCA चाइल्ड एंड फादर डाइड। अ नॉर्मल कपल हैड ए SCA चाइल्ड। अब ये नहीं बोला कि उनका बच्चा लड़का है कि लड़की है, पर जो भी बच्चा है वो हीमोफिलिक है, ठीक है। और कपल दोनों कैसे? नॉर्मल है। और एंड फादर डाई, कॉमा, मदर अगेन मैरी विद हीमोफिलिक पर्सन, फिर इसको कोई और नहीं मिला। मदर अगेन मैरी विद अ हीमोफिलिक पर्सन, कॉमा, अफेक्टेड डॉटर विल बी, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लिखिए, 0%, 25, 50, 100। 0, 25, 50, 100%। करिए क्वेश्चन सॉल्व।
न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक ही तरीका है बेटा, छोटा छोटा टुकड़ों के फॉर्म में क्वेश्चंस को पढ़ें, थोड़ा थोड़ा लिखते जाएं, फिर आगे पढ़ें, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें। और दोस्त से नहीं पूछे बेटा, नीट एग्जाम में दोस्त आपका सपोर्ट नहीं करेगा। चलो देखो इधर मैं कर देती हूँ सॉल्व। आपको बोला गया कि कपल कैसा है, नॉर्मल है, तो यही हो सकता है नॉर्मल, पर इनका जो बच्चा है वो कैसा है, सिकल सेल एनीमिक है। अच्छा, लड़की अगर मान लो अफेक्टेड होगी तो क्या इस अफेक्टेड लड़की के पापा का भी नॉर्मल हो सकते हैं क्या? तो उसका मतलब डेफिनेटली ये जो बच्चा है वो कौन है, जो इनका बच्चा है वो कौन अफेक्टेड है, लड़का। लड़की नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि लड़की के केस में इधर से भी एक एक्स खराब आएगा और इधर से भी आएगा, तो पापा नॉर्मल कैसे होंगे, है ना? तो ये लड़का ही होगा। ये लड़का ये कहना चाहता है कि इसकी मम्मी कैसी है, हेटेरोजाइगस है। अब पापा की डेथ हो जाती है, मम्मी ने वापस शादी की, पर इस बार जो मेल है वो कैसा है, हीमोफिलिक है ना? तो बताओ इनके क्या पूछा, डॉटर ना? हाँ, तो इनके अफेक्टेड डॉटर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अब यहाँ पे गैमेट्स क्या बनेंगे, आपको पूछा क्या है, अफेक्टेड डॉटर पूछा है ना, सन तो नहीं पूछा है? तो डॉटर की तो इनको काउंट नहीं करना, तो डॉटर अफेक्टेड कितनी होगी, 50%। अच्छा, अगर सन पूछे तो तब भी आंसर 50%। अच्छा, ऑफ स्प्रिंग पूछे तो, अब ऑफ स्प्रिंग में तो बेटा चारों काउंट करोगे, 4 में से 2 अफेक्टेड है, 2 नॉर्मल है, तब भी आंसर क्या जाएगा, 50%। तो डॉटर पूछे तब भी 50%, सन पूछे तब भी 50%, और टोटल ऑफ स्प्रिंग पूछे तब भी अफेक्टेड कितना होगा, 50% होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सॉल्व कर सकता है। और ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल, if frequency of male affected with X-linked recessive disorder, X-linked recessive disorder is 0.1, 0.1 ब्रैकेट में लिखें, 1 in 10, 10 में से 1, 1 in 10 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, frequency of affected female will be, frequency of affected female will be, and ऑप्शन लिखें, पहला ऑप्शन 0.01, दूसरा 0.01, तीसरा 0.001 एंड चौथा ऑप्शन 1। करें क्वेश्चन सॉल्व। तो इधर देखिए, नहीं होगा आपसे क्वेश्चन, यहाँ देखिए, इन्होंने बोला है कि मेल में एक्स क्रोमोसोम कितना होता है, 1 होता है ना, तो इसके अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 0.1 दी है। अच्छा, फीमेल अफेक्टेड कब होगी, जब इसके दोनों एक्स खराब होंगे। अच्छा, एक एक्स की खराब होने की प्रोबेबिलिटी 0.1, तो दूसरे एक्स की खराब होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.01। कोई बात नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन एक और सॉल्व करें, ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, ठीक है, जब पेपर अलग हुआ करता था तब। अगला क्वेश्चन,
अ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव नहीं, a frequency of X-linked recessive gene is 1/5. Frequency of X-linked recessive is 1/5, comma, probability of affected female will be, probability of affected female will be, पहला ऑप्शन 1/5, दूसरा 1/10, तीसरा 1/25 एंड चौथा 1/50. ये बिल्कुल वैसे सेम क्वेश्चन है. क्या लिखे? 1/, सही बात है. इन्होंने बोला है कि एक एक्स की अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. अच्छा, फीमेल अफेक्टेड कब होती है? जब एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर हो तो दोनों एक्स खराब होना चाहिए. एक की प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो दूसरी की भी कितनी हो जाएगी? 1/5. तो आंसर हो जाएगा 1/25. ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखे हैं. अ नॉर्मल कपल हैड ए SCA son. A normal couple had a SCA son. The woman is again pregnant and expecting twins. ब्रैकेट में लिख लो मोनोजाइगोटिक. एक्सपेक्टिंग ट्विंस ब्रैकेट में मोनोजाइगोटिक. ब्रैकेट क्लोज. assuming that these triplets are boys, these twins are boys, assuming that these twins are boys, probability of twins being affected will be options 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. 2, 4, 8, 16. 1/. करें क्वेश्चन सॉल्व सभी लोग. चलो मैं कर देती हूँ क्वेश्चन सॉल्व. लिखा हुआ है कि नॉर्मल कपल है, ठीक है. इनका जो पहला बच्चा था वो कैसा था? लड़का था और वो अफेक्टेड था. तो ये पहला बच्चा ये प्रूव कर रहा है कि इसकी मम्मी कैसी है? कैरियर है. और अभी भी दोनों कपल आपको नॉर्मली दिख रहे हैं. सही बात है. अब ये बोल रहे कि इनका बच्चा दूसरा पैदा हुआ. अब दूसरी बार कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? ये वाले कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है. पर पूछे किसका? सन का कि डॉटर का? तो डॉटर को काट दो. बच्चा कौन? सन. अब इसने पूछा है कि इस बार जो सन है वो कैसा हुआ? ट्विंस हुए, है ना. और उसके अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो बताओ एक के अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2. तो दूसरे की भी अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओ सॉरी, ब्रैकेट में लिखना डाइजाइगोटिक. नहीं, मोनो काट दो, उसको डाई करो. मोनो काट के डाई करो, ठीक है. हाँ, अब बताओ कितना हुआ आंसर? 1/4 हो गया. दो अलग अलग होंगे ना. फिर पहली बार ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर दूसरी बार फिर ये कॉम्बिनेशन बनेंगे. अच्छा, दिमाग नहीं लगाओ, उसको चाहे काट दो. इसमें आपको इतना क्वेश्चन में नहीं जाना है. ट्विंस मानना है आपको ना, उसको काट दो. चलो मोनो डाई दोनों काट दो.
ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखा आएगा, चिंता मत करो। चलो, तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब तक हमने क्या कंप्लीट किया है, ऑटोजोमल और है ना डिसऑर्डर और एक्स लिंक डिसऑर्डर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, इसको बंद कर दो बेटा।